अवनी अपनी सास अनु के साथ रहा करती थी। अवनी का एक छोटा बेटा था। वैसे तो दोनों सास बहू काफी गरीब थी, पर उन दोनों को देखकर कोई उन्हें गरीब नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ नास पीटी बहू, फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम तो मैं करती हूँ और तू यहाँ फूलझड़ी बनकर घर में बैठी रहती है। अरे कलमुही, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। कम से कम अपने बेटे का ख्याल ही रख लिया कर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप क्यों अनार बम की तरह फट रही हैं? आखिर हुआ क्या जो रॉकेट बम से भी तेज उड़कर समय से पहले आज आप घर आ गई? हाँ, क्या करूँ बहू, तू तो मुर्गा छाप बम की तरह फुस्सी निकली, इसीलिए तो मुझे ही रॉकेट बम की तरह तेरे बेटे को फैक्ट्री से उठाकर लाना पड़ा। अब जैसे ही अनु अवनी को बताती है कि अवनी का बेटा अतुल खेलने के बहाने फैक्ट्री गया था, तो अब अवनी बहुत डर जाती है और अपनी सास से कहती है, क्या अतुल आज फिर फैक्ट्री पहुँच गया? कहीं आज भी तूने कोई शैतानी तो नहीं की? बता। शैतान? अरे बहू पूछ मत, तेरे बेटे ने क्या किया है। क्या किया माँ जी अतुल ने? अतुल सच सच बता, क्या किया है तूने? और मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि फैक्ट्री नहीं जाना, वहाँ पटाखे बनते हैं। अगर तू जल गया, तुझे कुछ हो गया तो हम गरीब सास बहू तेरा इलाज कहाँ से करवाएंगे बेटा? तू घर से बाहर ना जाए, इसीलिए मैंने अपना काम छोड़ दिया और ये घर माँ जी के पैसों से चल रहा है। ये बात सिर्फ मैं और माँ जी ही जानते हैं। पर माँ सच में आज मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, अगर तूने कुछ नहीं किया तो मालिक ने तुझे चोर क्यों कहा और वो तुझे चोरों की तरह पीट क्यों रहा था? तेरे जेब में से इतने सारे पटाखे कहाँ से आए? अब अनु और अवनी अतुल को बहुत डांटते हैं और उसे बार बार एक ही सवाल करते हैं। अतुल परेशान हो जाता है और रोते हुए जाकर सो जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शैतानी करने के बाद अतुल हंसने के बदले रोकर सोया था। ये देख अनु और अवनी को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद अवनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा दिल नहीं मान रहा कि अतुल ने पटाखों की चोरी की होगी। आप और मैं, हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं माँ जी कि अतुल शरारती भले ही है, पर वो चोर नहीं है माँ जी। बहू, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा कि मेरे पोते ने पटाखों की चोरी करी है, पर सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता ना। इस तरह से अवनी और अनु परेशान हो जाती हैं। अगले दिन फिर अनु फैक्ट्री में जाती है, जहां वो एक आदमी को बात करते हुए सुनती है। इस फैक्ट्री का मालिक सच में बड़ा ही निर्दयी है। उस मासूम बच्चे पर मालिक को जरा भी तरस नहीं आया। कितनी आसानी से बेचारे मासूम बच्चे को चोर बना दिया। अरे मासूम बच्चा तो बैठकर हमारे साथ पटाखे बना रहा था। हम इतने सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर आज तक हमें पटाखे बनाने नहीं आए। हम तो बस पटाखों की पैकिंग ही करते रह गए, पर वो छोटा सा अतुल 10 दिन में ही 10 प्रकार के पटाखे बनाने सीख गया। पर जो भी कहो, अनु बहन का पोता है बहुत तेज, और पर मालिक ने उस मासूम बच्चे को चोर बना दिया। उन आदमियों की बात सुनकर अनु को अपनी गलती का एहसास होता है और शाम को जब अनु घर जाती है तो वो अपने पोते को लाड प्यार करने लगती है। ये देख अवनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसने कल ही इतनी बड़ी गलती की है और आज आप इसे लाड प्यार कर रही हैं। अगर आप इसे ऐसे ही प्यार करती रही तो ये बड़ा होकर बिगड़ जाएगा। मेरा पोता बड़ा होकर कभी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो तो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा आदमी बनेगा, है ना अतुल बेटा? हाँ माँ जी। इतना बोलकर अनु अतुल को गले से लगा लेती है और उसके आंखों से आंसू झलक उठते हैं। अपनी सास की आंखों में आंसू देख अवनी अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? अब अनु अवनी को सारा सच बताती है, जिसे सुनकर अवनी को भी बहुत दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली पास आने लगती है। साथ ही अब थोड़ी सी गलती पर फैक्ट्री का मालिक अनु और बाकियों की सैलरी काटने लगता है। अब फैक्ट्री में सब अपने मालिक के अत्याचार से परेशान होने लगते हैं और एक दिन जब उदास अनु घर जाती है तो अपनी दादी को उदास देख अतुल अपने कुछ पटाखे अपनी दादी को दिखाते हुए कहता है, दादी तुम उदास मत हो, देखो मैंने ये कुछ पटाखे बनाए हैं, वो भी जले हुए बम और फुस्सी बम के सामान को जोड़कर। अतुल की ये बात सुनकर अवनी के दिमाग में आइडिया आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, बहुत कर ली हमने दूसरों की नौकरी,
अब हम भी अपना खुद का काम करेंगे। और शायद इसीलिए भगवान ने मेरी बेटी का दिमाग इतना तेज बनाया है। मैं कुछ नहीं समझी बहू। माँ जी, कुछ ही दिनों बाद दिवाली आ रही है और दिवाली के बाद छठ और छठ के बाद शादियों का सीजन। अब हमारे पटाखों की खूब कमाई होगी और हमारे लिए पटाखे बनाएगा मेरा बेटा अतुल। हाँ, अतुल घर पर रहकर पटाखे बनाएगा और हम सास बहू मार्केट जाकर उन्हें बेचेंगे और रात को घर आकर अतुल से हम भी पटाखा बनाना सीख लेंगे और इस तरह से हम अपने पटाखे बेचने का काम शुरू करेंगे। अतुल बेटा, अब तुम अपनी माँ और दादी के लिए पटाखे बनाओगे ना? हाँ माँ, आप बस मुझे थोड़ा सा सामान और कुछ समय दे दीजिए। अनु को अवनी का आइडिया बहुत पसंद आता है। अनु फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री से कुछ वेस्ट पटाखों के सामान लेकर आती है और अतुल उन वेस्ट पटाखों के सामान से कई सारे पटाखे बना देता है। जिसके बाद अनु शाम को फैक्ट्री से घर आकर रात को अपनी बहू के साथ पटाखे बेचने के लिए मार्केट जाती है। बहू, सारा सामान तैयार हो गया ना? अब जल्दी से चल, मार्केट में पटाखे बेचते हैं। अगर आज हमारी अच्छी बिक्री हो गई तो कल से हम अलग अलग जाकर पटाखे बेचेंगे ताकि आमदनी अच्छी हो। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब चलकर पटाखे बेचते हैं। अब इसी तरह से दोनों सास बहू अलग अलग होकर पटाखे बेचना शुरू कर देती हैं। तो वहीं दूसरी ओर घर पर रहकर अतुल अपनी माँ और दादी के लिए पटाखे बनाता है। इस तरह से पटाखे बेचने वाली सास बहू फेमस हो जाती है और हर दिवाली को दोनों सास बहू घर घर जाकर लोगों को पटाखे बेचा करती। अब देखते ही देखते कुछ सालों में वो लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं और कुछ सालों बाद जब अतुल बड़ा होता है तब वो भी अपनी पटाखों की एक फैक्ट्री खोलता है। देख बहू, हमारे अतुल ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। दादी, ये सब कुछ मैंने नहीं, आपने और माँ ने मिलकर किया है। इसलिए मैंने अपनी फैक्ट्री का नाम भी पटाखे बेचने वाली सास बहू रखा है। आप दोनों सास बहू पटाखे बेचने के लिए फेमस हैं। हर कोई आपके ही पटाखे लेता है। बस यही कारण है कि इतनी जल्दी मेरी फैक्ट्री भी चल पड़ी। पर बेटा, ये आइडिया अभी तो हम सास बहू को तूने ही दिया था ना। लोगों को नजर आता है कि हम सास बहू पटाखे बेचते हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे तेरा हाथ है। और एक बात, हम कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, पर मैं और माँ जी हर आने वाली दिवाली में जाकर बाहर पटाखे जरूर बेचेंगे। ठीक है माँ, आप दोनों को जो ठीक लगे वो करो। इस तरह से गरीब सास बहू अपनी गरीबी से लड़ती हैं और पटाखे बेचकर अपनी किस्मत बदल लेती हैं। जादुई विशाल शेर की चोरी। कुछ गांव वाले खेत में खेती कर रहे होते हैं कि तभी वो लोग एक विशाल जादुई शेर को देखते हैं। जादुई विशाल शेर को देखकर वो सभी डर जाते हैं। बिरजू भाई, जो मैं देख रहा हूँ, क्या आप भी वही देख रहे हो? हाँ भाई, मुझे मेरे सामने एक विशाल शेर नजर आ रहा है। भागो, खेत में विशाल शेर घुस आया है। इतना बोलकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। सभी गांव वालों को डर से भागता हुआ देखकर शेर भी उन लोगों से डरने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में पूरे गांव में शोर मच जाता है और जब ये खबर साइंटिस्ट के बेटे रवि को पता चलती है तो वो शेर को ढूंढने के लिए खेत में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो विशाल जादुई शेर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। रवि हिम्मत करके शेर के पास जाता है और शेर रवि को देखते हुए डरते हुए उससे बोलता है, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये शेर तो बोल सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मत करो। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं एक जादुई विशाल शेर हूँ। मदद? कैसी मदद? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तुम कौन हो? तुम एक शेर होकर बोल कैसे सकते हो? और तुम अन्य शेरों से इतने बड़े शेर कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं एक जादुई विशाल शेर हूँ।
मैं यहाँ से दूर पहाड़ों से घिरे नीलगिरी नाम के एक जंगल से आया हूँ। मैं वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ रहा करता था। तभी अचानक से वहाँ एक दिन फ्लैशबैक। पहाड़ों से घिरे नीलगिरी नाम के एक बड़े से जंगल में कुछ शेर एक साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। वो सभी शेर जादुई थे। तभी एक दिन वहाँ दो शिकारी आते हैं और जादुई विशाल शेरों को देखकर एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोलते हैं, दोस्त, यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली जंगल है, ये कोई मायावी जंगल है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, हमारे सामने दो विशाल जादुई शेर खड़े हैं। क्यों ना हम इन्हें पकड़कर अपनी टाइम मशीन से अपनी दुनिया में ले जाएं। अब होगी विशाल जादुई शेर की चोरी। हम इन दोनों शेर को पकड़कर अपने पिंजरे में कैद कर लेंगे और अपनी दुनिया में ले जाएंगे। फिर ये बनेंगे 8वां अजूबा और हम बनेंगे करोड़पति। चलो अब जल्दी से इन शेरों को पकड़ते हैं। इतना बोलकर वो दोनों शिकारी उनके ऊपर जाल फेंक देते हैं। इनमें से एक शेर शिकारी के कब्जे में आ जाता है और दूसरा शेर वहाँ से खुद को अपनी जादुई शक्ति से गायब कर लेता है। अरे, दूसरा शेर कहाँ गया? अरे, दूसरे के चक्कर में कहीं पहला भी ना छूट जाए। चलो इसको यहाँ से ले चले। अब शिकारी उस शेर को टाइम मशीन की मदद से अपनी दुनिया में ले जाता है। परंतु जब शिकारी उस शेर को पिंजरे में बंद करके बाहर जाते हैं, तब इसी बीच जादुई शेर अपने जादू की मदद से पिंजरे को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशबैक से बाहर। बस तब से मैं भाग ही रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊं। अगर मैं इस दुनिया में इंसानों के बीच रहा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे और पता नहीं मेरे खाल और मेरे शरीर का किस किस चीज के लिए उपयोग करेंगे। तुम भले लगते हो, मेरी मदद करो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब उन शिकारियों ने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारे साथी ने अपनी जादुई मदद से खुद को वहां से गायब कर लिया, तो तुम क्यों खुद गायब नहीं हो सके? क्योंकि अभी मैं 50 वर्ष का नहीं हुआ हूं और ये शक्ति तभी मिलती है जब कोई शेर 50 वर्ष का हो जाता है। हमारे जादुई शेर की दुनिया में हम उम्र पर हमें एक नई शक्तियां मिलती हैं। 2 दिन बाद मैं भी 50 साल का हो जाऊंगा, जिसके बाद मुझे ये शक्तियां मिल जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा दोस्त। मेरे पिताजी भी एक साइंटिस्ट हैं और वो भी काफी समय से टाइम मशीन बना रहे हैं, परंतु हर बार किसी न किसी वजह से वो मशीन खराब हो जाती है, जिस वजह से आज तक मेरे पिताजी उस मशीन को कंप्लीट नहीं कर पाए। मेरे पास ये शक्तियां हैं कि मैं किसी भी खराब चीज को तुरंत ठीक कर सकता हूँ। यदि तुम्हारे पिताजी मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ देंगे और मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हारे पिता की वो मशीन ठीक कर दूंगा और यकीन मानो वो मशीन फिर कभी खराब नहीं होगी। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पर अगर तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे कैद कर लिया तो मेरा विश्वास तुम इंसानों से उठ जाएगा और शायद फिर मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारे पिता को माफ ना कर पाऊं। दोस्त, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो और अब चलो मेरे साथ मेरे घर। जहाँ रवि और जादुई शेर आपस में बात कर रहे होते हैं, वहीं उन दोनों की सारी बातें एक चोर सुन लेता है और खुद से बोलता है, अरे वाह, ये तो जादुई शेर है। इसकी चोरी अब मैं करूंगा, जैसे पहले शिकारियों ने करी थी, ठीक वैसे ही। अब रवि उस शेर के ऊपर और ज्यादा नजर रखने लगता है। रात को जब रवि सबकी नजरों से छुपकर विशाल जादुई शेर को अपने घर ले जा रहा होता है, तो वो चोर पीछे से आकर रवि के सर पर डंडा मारता है और रवि बेहोश हो जाता है। अब वो चोर जादुई शेर की चोरी करने लगता है, परंतु जादुई विशाल शेर अपने जादू से उस चोर को हवा में लटका देता है और उसे दूर कहीं नदी में फेंक देता है। जिसके बाद जादुई विशाल शेर अपनी जादू की मदद से
से रवि को होश में लाता है और उसे सारी बात बताता है। अब रवि और शेर रवि के घर जाते हैं, जहां रवि उस शेर को अपने पिता से मिलवाता है और सारी बात अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको और मुझे मिलकर इस जादुई विशाल शेर की मदद करनी होगी। कुछ शिकारियों ने इनके जंगलों में शेरों की चोरी करनी शुरू कर दी है। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि चोर जादुई विशाल शेरों की चोरी ना कर सकें। हमें इनकी सहायता करनी होगी पिताजी। बेटा, मैं इस शेर की मदद कर सकता हूँ, पर मेरी मशीन। रवि के पिता के इतना बोलते ही जादुई विशाल शेर अपनी आंखों से जादू करता है और उसके पिता की टाइम मशीन ठीक हो जाती है। जिसके बाद रवि उसके पिता शेर को उसकी दुनिया में ले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वो शिकारी फिर से आकर शेरों की चोरी कर रहे हैं। जिसके बाद रवि के पिता उन दोनों चोरों को जादुई शेर की मदद से पकड़कर टाइम मशीन की मदद से दूसरी दुनिया में भेज देता है, जहां से वो लोग कभी वापस नहीं आ पाते। और जादुई शेर रवि और उसके पिता को धन्यवाद करते हुए बोलता है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं अपनी जादुई दुनिया के जादुई शेर को बचा सका हूँ। तुम्हें नहीं, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं सही मायने में एक साइंटिस्ट बन सका हूँ, जो बाकी साइंटिस्ट से पीछे था। शुक्रिया मेरे जादुई विशाल शेर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब हमें जाना है। अलविदा मेरे दोस्त। क्या अब तुम मुझे मिलने कभी नहीं आओगे? नहीं, हमारा यहाँ बार बार आना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे और ना ही अब कोई यहाँ आ पाएगा। तुम अपना और अपने जंगल का ख्याल रखना। अब हम चलते हैं, बाय। इतना बोलकर रवि अपने पिता के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और जादुई शेर अपनी दुनिया में खुश रहने लगता है। चुड़ैल बनी सौतन। श्यामपुर गांव में रचिता नाम की एक औरत अपने पति विष्णु के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन किसको पता था कि विष्णु और रचिता की हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लगने वाली है। एक बार की बात है, रचिता और विष्णु दोनों ही पिकनिक पर जाते हैं कि तभी विष्णु की कार के आगे दौड़ती हुई एक लड़की आ जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उस लड़की को देख विष्णु अपनी कार को रोक लेता है और कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है। लड़की को बेहोश देख वो अपनी कार में से पानी निकालता है और उसके मुंह पर छींटे मारता है। ये देखकर रचिता भी अब कार से निकलती है और विष्णु को बोलती है, विष्णु, इस लड़की से थोड़ा दूर रहो, पता नहीं ये कौन है। कैसी बात कर रही हो रचिता? ये लड़की मेरी कार के सामने बेहोश है और इसका ख्याल रखना मेरा हक बनता है, इसलिए इसको जब तक होश नहीं आ जाता तब तक इसका ख्याल हमको ही रखना होगा। लेकिन विष्णु। शट अप रचिता, मेरी मदद करो इसको कार तक ले जाने में। ठीक है विष्णु। विष्णु अब उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और रचिता अपनी कार का दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद विष्णु उस लड़की को अपनी कार के पीछे वाली सीट में बिठा देता है और रचिता विष्णु के बगल में बैठ जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रचिता अपने घर का काम कर रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया मुझे, मरने दिया होता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ये तो उसी की आवाज है। ये आवाज सुनकर रचिता दौड़ती हुई अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि विष्णु उस लड़की के पास बैठा हुआ है। यह देख रचिता उस लड़की को बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरह मरने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ये मनुष्य जीवन कितने मुश्किल से मिलता है और तुम उसे नष्ट करना चाहती हो, आखिर क्यों? मेरा नाम शांति है और मेरे माँ बाबा ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, बस इसीलिए क्योंकि मेरी शादी टूट गई। अरे जब मेरी शादी टूटी तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे इस दुनिया के ताने अब और नहीं सहे जाते। इस दुनिया को तो छोड़ो, मेरे माँ बाप ही मेरे साथ नहीं है तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? अरे शांति, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस पूरी दुनिया ने तुम्हें नहीं ठुकराया, आज से तुम इसी घर में रहोगी। रचिता कुछ नहीं बोलती और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। और देखते ही देखते जब दिन गुजरने लगते हैं, एक तरफ तो रचिता अपने घर के कामों में उलझी रहती थी तो दूसरी तरफ विष्णु अपने काम धंधे को छोड़कर शांति में लगा रहता। यह सब देख रचिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रचिता गुस्से में बोलती है, विष्णु, अब बस बहुत हो गया। एक पत्नी के होते हुए भी तुम दूसरी औरत के साथ इतना फ्रैंक हो रहे हो, आखिर क्यों? बस भी करो,
तुम्हें मेरे और शांति को लेकर शक है? तुम्हें हमारे रिश्ते पर शक है ना? तो लो, आज मैं इस रिश्ते को नाम ही दे देता हूँ। इतना कहकर विष्णु शांति की मांग में सिंदूर भर देता है और अब इस तरह शांति विष्णु की पत्नी बन जाती है। यह सब देख अब रचिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वो खुद को पूरा दिन कमरे में बंद रखती है। और जैसे ही रात होती है वैसे ही उसको अपने कमरे में होने के साथ साथ किसी और के होने का भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और भी बैठा हुआ है, लेकिन जब वो अपने बगल में देखती है तो वहां पर कोई नहीं दिखता और रचिता चिल्लाते हुए बोलती है, बचाओ, यहाँ पर कोई है। एक तरफ तो रचिता मदद की गुहार लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विष्णु इस तरह बेहोश पड़ा था कि उसे कोई होश ही ना हो। रचिता अब डर के मारे एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसको उसके छत पर किसी की परछाई दिखाई देती है। उस परछाई में 2 लाल आंखें भी थी। वो परछाई खूब जोर जोर से हंस रही होती है। अब तू विष्णु को नहीं बचा सकती। विष्णु का नाम सुनते ही रचिता को अब ये पता चल जाता है कि उसकी सौतन ही चुड़ैल है। रचिता हिम्मत करती है और उस परछाई को बोलती है, मैं जानती हूँ तुम और कोई नहीं बल्कि शांति हो। आखिर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरे हंसते खेलते परिवार में क्यों आई हो? क्यों तुमने मेरा परिवार उजाड़ दिया? उसकी यह बात सुनकर वो परछाई शांति का रूप ले लेती है और एक भयंकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, जिस दिन मेरे माँ बाबा ने मुझे ठुकराया था उस दिन मैंने उसी रोड पर आत्महत्या कर ली, जिस रोड पर तुम्हारे पति विष्णु ने मुझे उठाया। और ये घर पहला घर नहीं जिसको मैं बर्बाद कर रही हूँ। ऐसे ना जाने मैंने कितने घरों को बर्बाद किया है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों का परिवार भी बर्बाद करो। नहीं, मेरा घर नहीं बस सका तो मैं किसी और का भी नहीं बसने दूंगी। मैं हर उस नए जोड़े को बर्बाद कर दूंगी जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा। उस रोड से जो भी जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने किया होगा लोगों का घर बर्बाद, पर इस बार तुम अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। एक तरफ तो चुड़ैल और रचिता आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विष्णु को भी होश आ जाता है। विष्णु के कानों तक जब ये अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, तब विष्णु दौड़ता हुआ कमरे में आता है, जहां वो शांति को एक भयंकर चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए उससे बोलता है, शांति, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने अपनी बीवी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करी थी। रचिता मुझे बोल रही थी कि ये लड़की सही नहीं है, इसको अपने घर मत लाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आया हूँ। तुम्हारी सेवा की, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ धोखा। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। शांति, तुम एक चुड़ैल हो। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, पर तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती थी? अरे तुम्हारा घर नहीं बसा तो क्या तुम दूसरों को भी उनका घर नहीं बसाने दोगी? आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? अरे ओ ड्रामेबाज पति, बस भी कर। मैं एक चुड़ैल हूँ और एक चुड़ैल के अंदर कोई दया भावना नाम की चीज नहीं होती, समझा? सही कहा तुमने, तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल के अंदर दया भावना जैसी कोई चीज नहीं होती। पर मैं तो इंसान हूं ना शांति, मेरे अंदर दिल है जो आज दुख रहा है, क्योंकि मुझे आज समझ आ गया कि मैं गलत था। तूने इतनी छोटी सी बात को समझने में बहुत देर कर दी। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा विष्णु, क्योंकि अब बहुत जल्द मैं तुझे और तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। मैं जानता हूँ अपनी बीवी की बात ना मानकर और तुमसे प्यार करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तो बस अब यही चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी बीवी मुझे माफ कर दे, ताकि मैं आराम से मर सकूं। विष्णु चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा लेता है और दूसरी तरफ रचिता चुपचाप उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने घर के मंदिर से गंगा जल लेकर आती है, जिसके बाद रचिता वो गंगा जल शांति यानी कि उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। इस तरह से चुड़ैल जलकर मर जाती है और अब शांति का नामो निशान उसके घर और जिंदगी से मिट जाता है। विष्णु को अब ये समझ आ गया था कि रास्ते में किसी की भी मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको घर पर लेकर आना और उससे शादी करना कितना महंगा पड़ सकता है। विष्णु और रचिता को ये सब समझ आ चुका था।
विष्णु और रचिता ये दिन भूलकर अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करते हैं और एक बार फिर वो दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं।